आज का दंगल पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बिगड़ रहे कूटनीतिक हालात पर। दिल्ली में इस वक्त बड़ी हलचल चल रही है। एक तरफ दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के राजनयिकों को संपर्क किया है। यह बैठक विदेश मंत्रालय में हो रही है। दूसरी ओर विदेश मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। भारत के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़े मुद्दे पर बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। इन तमाम हलचल पर हम हर खबर आपको बताते रहेंगे और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पहली बार भारत की ओर से बहुत बड़े पैमाने पर कूटनीतिक प्रहार किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ 64 साल पुराना सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पाकिस्तान से तीन जंगें लड़ चुके पाकिस्तान ने आज तक पाकिस्तान का पानी बंद करने जैसा कदम कभी भी नहीं उठाया था, लेकिन पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले ने भारत को इतना बड़ा फैसला करने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को भारत की धरती छोड़ देने को कहा है। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की संख्या भी 30 कर दी गई है। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। मतलब कूटनीतिक स्तर पर इतने बड़े फैसले पहली बार भारत कर रहा है। उधर पाकिस्तान घबराया हुआ है। वहां भी पीएम शहबाज ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी। वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया है और सिंधु का पानी रोकने के को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की स्थिति, युद्ध का काम, इस तरीके को करार दिया है। इस बीच पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद पहली बार बिहार में आतंकवाद पर बेहद सख्त रुख दिखाया है। पीएम ने कहा है कि दहशतगर्दों को ऐसी सजा मिलेगी जो सोचा भी नहीं होगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने और पाताल तक पीछा करने जैसा बयान पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए दिए। इन बयानों के क्या मायने हैं, इसी से जुड़े सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आखिर इस बार जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है वो कितनी कारगर होगी। पहली बार डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से शुरुआत की है भारत ने। इससे आगे भारत क्या चुप रहेगा या आगे कुछ और विकल्पों पर कार्रवाई करने की तैयारी भारत की तरफ से की जाएगी, और करेगा तो करेगा क्या। लेकिन इसके अलावा सवाल यह भी है कि पहलगाम हमले के बाद क्या अंदरूनी इंटेलिजेंस और नागरिकों की सुरक्षा में और सुधार किए जाएंगे। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल सिंधु समझौते पर बैठक करने पहुंचे और यह बैठक जारी है। सिंधु जल समझौता ठंडे बस्ते में भारत सरकार ने डाल दिया है, उस पर रोक लगा दी है। तो चलिए पहले देखते हैं कि सिंधु जल समझौते का असर पाकिस्तान पर क्या हो सकता है और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बताइए। पति को मार दिया। नहीं, बड़ा शांत रहो। ये चीखकार बेकार नहीं जाएगी। अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इन चीखों से पाकिस्तान की इस्लामिक दहशतगर्दी के चीथड़े उड़ेंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इन्हीं आंसुओं के सैलाब में दहशतगर्दी दफन होगी। We will pursue them to the ends of the earth. इन धधकती चिताओं की ज्वाला से निकली चिंगारियों में खाक होगा दहशतगर्दों का ख्वाब। हिंदुस्तान के 26 बेगुनाहों की चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हुई कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने पहला प्रहार कर दिया है। 64 साल पुराना सिंधु समझौता रद्दी की टोकरी में गया। कोई पाकिस्तानी भारत की पवित्र भूमि पर नहीं रहेगा। अटारी बॉर्डर बंद हुआ। दूतावास में भी सिर्फ 30 पाकिस्तानी बचेंगे। 26 बेगुनाहों को श्रद्धांजलि के लिए ये आतंकिस्तान पर
पहले प्रहार की पहली झलक थी। Identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. भारत के रुख से पाकिस्तान में हड़कंप है। पीएम शहबाज शरीफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला चुके हैं। हिंदुस्तान का अगला कदम क्या होगा सोचकर पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान ने बस नदियों के पानी का हिसाब करना शुरू किया है। इतने भर से पाकिस्तान में खेती पर आफत मंडराने लगी है। कराची से लाहौर, मुल्तान तक जल संकट होगा। कपास की खेती बंद होगी तो कपड़ों के लाले पड़ जाएंगे। पानी नहीं होगा तो हाइड्रो पावर प्लांट थम जाएंगे। बिजली नहीं होगी तो उद्योग धंधे ठप पड़ेंगे। पाकिस्तानी कारोबार का पहिया ठप पड़ेगा। कर्ज में डूबा मुल्क पाताल में धंसता जाएगा। पानी के लिए प्रांतों में मारकाट मचेगी। पहले से 4 टुकड़ों में बंट चुका पाकिस्तान खंड खंड होगा, क्योंकि भारत ने जिस सिंधु नदी समझौते का कूटनीतिक वार पाकिस्तान पर किया है, पाकिस्तान की रूह दहल गई है। उसे पता नहीं चल पा रहा है कि अगर हिंदुस्तान ने समझौता तोड़ दिया तो पाकिस्तान की सिंचाई और बिजली पैदा करने में इस्तेमाल हो रहा सिंधु का 93% पानी कहां से आएगा? पाकिस्तान की 80% जमीन में सिंचाई करने वाली नहरों का क्या होगा? 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन में सिंधु के पानी पर निर्भर खेती किसानी का क्या होगा? सिंधु के पानी पर गुजर बसर कर रहे 23.7 करोड़ लोगों की जिंदगी का क्या होगा? सिंधु घाटी में बसने वाली पाकिस्तान की कुल 61% आबादी क्या पानी बिन तरसेगी? तारबेला, मंगला जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स में बिजली कैसे पैदा होगी? जिस सिंधु नदी के पानी का योगदान पाकिस्तान की जीडीपी में 25% का है, उसका क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है इस टाइम बहुत क्लियर और कठोर शब्दों में दिया गया है। जो सबसे बड़ा बात की गई है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम सस्पेंड कर रहे हैं। दूसरा, हाई कमीशन में स्टाफ को कम किया गया है। तीसरा, पाकिस्तानी नेशनल्स हैव बीन आस्क्ड टू लीव इंडिया। पांचवा, जो जितने भी डिफेंस अटैचीज हैं पाकिस्तान के, उनको इधर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। और इंडिया के जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान में, उनको 1 मई तक इंडिया में वापस आने के लिए कहा गया। जिस सिंधु नदी के पानी के भरोसे पाकिस्तान चावल, गेहूं, गन्ना, कपास जैसी सारी खेती करता है, उसके पानी का क्या होगा? पाकिस्तान खुशफहमी में है कि एक तो हिंदुस्तान सिंधु जल समझौता एक तरफा तोड़ नहीं सकता, दूसरे तोड़ेगा तो सिंधु का पानी रखेगा कहां? क्योंकि भारत के पास तो उतने रिजर्वॉयर भी नहीं है। फिर भी पाकिस्तान के बिजली मंत्री ओवैस लेघारी कहते हैं कि सिंधु का पानी रुका तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये दहशत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि सिंधु जल समझौता तोड़ने में भारत के सामने कोई विशेष रुकावट नहीं है। इसके खिलाफ ना तो वियना कन्वेंशन आड़े आता है और ना ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना मुमकिन है, क्योंकि आईसीजे में पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगी हुई है। ऐसे में भारत की ओर से सिंधु समझौते पर ऐलान के बाद भारत सरकार पाकिस्तान को हाइड्रोलॉजिकल डेटा देना बंद कर देगा। किशनगंगा से लेकर रातले डैम तक अगस्त की जगह सर्दियों में पानी स्टॉक करना शुरू कर देगा। जम्मू कश्मीर में मौजूद सलाल, बगलिहार, उरी, चुटक, नीमू बाजको, पाकुल गुल, मियार, लोअल कलनई तमाम प्रोजेक्ट्स में पानी स्टोर होगा। भारत अपनी मर्जी से सभी 6 नदियों के पानी को रोक, डाइवर्ट
या खोल सकता है। दिल्ली में काफी इस वक्त हलचल है। 4 घटनाएं वहां पर हुई है। राष्ट्रपति को मिल चुके हैं विदेश मंत्री और उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह उनको ब्रीफ करने के लिए गए थे। उसके साथ जल शक्ति मंत्रालय की भी बैठक CR पाटिल जो मंत्री है उन्होंने बुलाई है। पूर्व फॉरेन डिप्लोमेट्स को अलग अलग देशों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है ब्रीफिंग करने के लिए और उसके साथ साथ 6 बजे ऑल पार्टी मीटिंग भी होने जा रही है। हमारे 2 संवाददाता इन सारे मुद्दों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल, सीधे 2 बड़ी खबरें इस वक्त। एक तो यह कि जो एस जयशंकर और अमित शाह राष्ट्रपति को मिलने गए थे, ब्रीफ करने के लिए गए थे, क्या जानकारी आपके पास है? और उसके साथ साथ जो सारे विदेश अलग अलग देशों के राजनयिक है, डिप्लोमेट्स है, उन्हें विदेश मंत्रालय में बुलाकर उनको भी ब्रीफ किया जा रहा है इस हमले को लेकर। अशोक सिंघल। बिल्कुल, कल के बाद से जो घटनाक्रम हुआ है पहलगांव अटैक के बाद और कल CCS हुई, उसके बाद जो कदम उठाए गए, डिप्लोमेटिक स्टेप उठाए गए, स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से अब इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से कड़ा संदेश दे दिया है कि आकाओं को भी छोड़ेंगे नहीं, आतंकियों के साथ साथ उनके आकाओं को भी सबक सिखाएंगे और जो सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा कहीं हम उनको बख्शेंगे नहीं। लेकिन दूसरी बात यह कि अब अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर अभी थोड़ी देर पहले मिलकर निकले हैं राष्ट्रपति से। पूरा घटना के बारे में बताया गया, ब्रीफ किया गया और जो CCS में कदम उठाए गए उन तमाम चीज़ों को लेकर के दोनों मंत्रियों ने राष्ट्रपति को ब्रीफ किया। उधर इनवॉइस से मिल रहे हैं, तमाम इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ जो एक आतंक को लेकर के हमेशा से भारत हर मंच पे ये बात उठाता रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, वहाँ पे अड्डे हैं आतंकियों के और वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हमेशा उठाई है। तो उसको लेकर के भी इंटरनेशनल समुदाय को भारत जो है एक पाकिस्तान एक तरफ राष्ट्रपति को ब्रीफिंग, उसके साथ साथ इंटरनेशनल समुदाय को भी, कम्युनिटी को भी ब्रीफिंग कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय की भी मीटिंग वहां पर चल रही है, CR पाटिल ने बुलाई और उसके साथ साथ 6 बजे ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है सरकार की तरफ से। तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी ब्रीफ किया जाएगा। हिमांशु मिश्रा, इन 2 खबरों के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला आज तक कभी नहीं हुआ है, भारत ने फैसला लिया है कि आखिरकार सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। किस तरीके से यह मीटिंग होगी, क्या आगे के कदम किए जाएंगे, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल साहिल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 स्टेप CCS ने उठाए थे, उनमें से एक सिंधु जल संधि जो है उसको ख़त्म करने का फैसला हुआ। तो उसको लेकर जो आगे की कार्रवाई है उस पर जो है जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं CR पाटिल, वो बैठक ले रहे हैं और उस बैठक के अंदर तय कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है CCS का जो फैसला है उसको लागू करना है। और क्योंकि सिंधु जल संधि के अंदर जो पानी जो है पाकिस्तान जाता है, उसको अगर रोकेंगे तो उसको कैसे भारत के अंदर जो है उसका मैनेजमेंट हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर। और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि इस ट्रीटी के अंदर और कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं है जिससे इस ट्रीटी को जो है कैंसिल नहीं किया जा सकता। तमाम इश्यूज़ को खंगालने की कोशिश जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ जो है सभी सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। उस सर्वदलीय बैठक के अंदर जो है सरकार बताएगी कि ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट है और किस तरीके से सरकार ने कदम उठाए हैं, CCS के फैसले जो लिए हैं उनको बारे में ब्रीफ किया जाएगा। गृह मंत्री तो जो फैसले CCS में लिए गए, बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी राजनाथ सिंह की तरफ से उसका ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन कश्मीर चलते हैं, अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कश्मीर की सूरत ही बदल गई है। अरविंद, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है 2 दिन के बाद? और उसके साथ साथ जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, कोम्बिंग ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए साहिल, आपने अपनी बात की शुरुआत की थी कि ये सिर्फ ट्रेलर है, क्या फिल्म अभी बाकी है? तो मैं इस बात को कंफर्म कर देता हूं कि ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, असली फिल्म बाकी है। अब वो फिल्म कैसी होगी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ग्राउंड जीरो पर जो आतंकवादी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, जो कायराना हमला हुआ था निहत्थे सैलानियों पर, उसमें जो शामिल आतंकवादी थे उनकी पहचान कर ली गई है। उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी हैं। उन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज सुबह उधम सिंह नगर में भी एक इनकाउंटर हुआ। हालांकि वो आतंकवादी इस 22 अप्रैल की घटना में शामिल नहीं थे, लेकिन वो टेररिस्ट थे। अभी भी वहाँ इनकाउंटर
एनकाउंटर जारी है। उसके अलावा पुलवामा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ वहाँ पर भी एक पूरे कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। एनआईए से लेकर आर्मी से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ सीआरपीएफ, एक यूनिफाइड ऑपरेशन पूरे कश्मीर में चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ दिल्ली में भी काफी सारी हलचलें हो रही है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 3 सवाल जो मैंने चर्चा शुरू करने के पहले उठाए थे, उसी को लेकर हमारी चर्चा होने वाली है। इस बार पहली बार डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है, कितनी कारगर साबित होगी? क्या डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान सुधर सकता है, पाकिस्तान को सबक मिल सकता है? दूसरा सवाल कि क्या भारत की आगे की रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए? आगे ये ट्रेलर है तो पिक्चर किस तरीके से होनी चाहिए? दूसरा सवाल ये। और तीसरा सवाल इंटेलिजेंस को लेकर और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर और सुधार की गुंजाइश है और किस तरीके से वो सुधार हो सकते हैं? प्रदीप भंडारी, इन तीनों को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी चलेंगे। प्रदीप भंडारी। साहिल जी, भारत के मन में जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती से स्पष्ट कर दिया है। कल्पना भी नहीं कर सकते पाकिस्तान के आका, उससे बियॉन्ड जो है वो जवाब दिया जाएगा। आतंक की एक भी जमीन जो है उसको नहीं छोड़ा जाएगा और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को स्पष्ट कर दिया है कि अगर आतंकवादी दुनिया के किसी भी कोने में है, भारत उसको ट्रैक करेगा। तो ये आसिफ मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी के जितने भी ये सब के सब लोग हैं, ये आतंकवादियों को बैक करने वाला पूरा डीप स्टेट है। आज लाहौर से लेकर कराची से लेकर इस्लामाबाद में जहां भी आतंकवादी है, आज उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यह है भारत की नीति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला करा था, कुछ से कुछ अमन की आशा वाले थे जिनको लग रहा था कि वो ज्यादा एक्सेसिव लिबरलिज्म की बात करेंगे तो उनको छोड़ा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था और आज देश के अंदर एकमत है कि ये बात जो है अमन की आशा का नहीं, मुंहतोड़ जवाब देने का है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है। दुनिया एक समय में ओसामा बिन लादेन का यूएस ऑपरेशन की बात करता था, इजराइल के ऑपरेशन की बात करता था। मैं आपके जरिए आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो डिसीजन लेगी आतंकवादी और उनके आकाओं के खिलाफ, भले वो जीएचक्यू में बैठा हो, रावलपिंडी में या लाहौर में बैठा हो, दुनिया इसको देखेगी और दुनिया इसको याद रखेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड कम्युनिटी को इसके बारे में क्लियरली इंडिकेट किया है। जो हमको सीखना है, जो हमको इंटेलिजेंस के बारे में सीखना है, वो हम इंटरनल डिस्कशंस में सीखेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय व्यक्त कर सकती है, अपनी कंसर्न व्यक्त कर सकती है, पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आज मेरे हिसाब से यह समय है कि देश एकजुट है। और साहिल जी, ये टेस्ट ट्रेलर भी नहीं है, मैं कहूंगा ये टीजर है। 80% पाकिस्तान जो का पूरा पानी इंडस पे डिपेंडेंट है, वो पानी के लिए तड़पेगा। और जो आतंकवादियों ने हमारे इनोसेंट भारतीयों का खून बहाया है, हर हिंदुस्तानी की जान कोई सस्ती नहीं है। साहिल जी, ये हमारी आत्मा के ऊपर हमला। इट्स अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड वी विल रिस्पॉन्ड एंड द वर्ल्ड विल सी। बिल्कुल, दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री ने आज यही बात करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री का वो बयान भी हम आपको दिखाएंगे और उसको लेकर 3 सवाल मेरे मन में है, वो भी हम हमारे एनालिस्ट को पूछने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, जिस तरीके से भारत का एक्शन हुआ है, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और उसके साथ साथ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, अब तक विपक्ष की सभी पार्टियां कह रही है सरकार के साथ खड़े हैं, देश एकजुट होने की जरूरत है। क्या इसी तर्ज पर बातें आगे बढ़ेगी? और क्या इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे? क्योंकि कई बार हर हमले के बाद, जैसे 26/11 का हमला हो या कोई भी हमला हो, हर बार यह सवाल उठाया जाता है। क्या उसको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे? अखिलेश प्रताप सिंह। देखिए साहिल जी, पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत हमारे देश के साथ किया है, पूरा देश गुस्से में है। पहचान करके हिंदुओं के जो मारा गया है, वो चाहते थे, ये उम्मीद रखते थे कि हमारा सौहार्द बिगड़ेगा, लेकिन हम भारतवासी हैं, अपना सौहार्द बना के रखना जानते हैं और ताकत से उसका जवाब भी देना चाहते हैं। और हिंदुस्तान ने दिया है, देगा भी। लेकिन थोड़ी सी बात इस बात की मलाल रह जाती है कि जितना मजबूत नेतृत्व भारत का होना चाहिए, उसमें कमी दिखती है। आज बिहार से बात कर रहे थे, उसकी फोटो हंसते हुए आ रही है। जरा सा अवसर मिला तो आप इस देश की एकता बनाए रखने की बात करनी चाहिए थी। बीजेपी के ट्विटर हैंडलों से ऐसे ऐसे चित्र प्रकाशित करके उसको
उसका फायदा राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जाने लगा। ऐसा क्यों करते हैं? हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके अगर मैं बयान सुना दूं जो अतीत के हैं, तो क्या होगा उसका? उनके बयानों को ही तो सुनना है। वो क्यों नहीं जो बयान तब देते थे, उन बयानों का सुनिए। ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। मैं पूरा नहीं सुनाना चाहता, सब आपको पता है। ठीक है, ठीक है। आप वही मुद्दा उठा रहे हैं ना जो प्रदीप भंडारी को हम पूछने की कोशिश कर रहे थे, कि जो सवाल हमने उठाया था कि दरअसल ये इंटेलिजेंस फेलियर माना जाना चाहिए क्या? क्या उसको लेकर भी सुधार की कोई गुंजाइश है? एक तरफ हम ये भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, पूरा पिक्चर दिखाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो आतंकी मिट्टी है उसको मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। क्या इसके बारे में भी बात होगी? प्रदीप भंडारी, अगर बात रखने के लिए बुलाए हैं तो मौका दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी आपके पास लौटता हूं। सवाल तो मैंने उठाया, वो भी पूछ लेते हैं उनसे। सुनिए, मैं जवाब दे सकता हूं। प्रदीप भंडारी जल्दी से। साहिल जी, मैं आज चाह रहा था कि अखिलेश प्रताप सिंह की पार्टी जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें कंसर्न करे, मुझे बात पूरी रखने दीजिए। पे राजनीति करनी है तो ये करने देते हैं अखिलेश जी, आपके पास भी लौटूंगा मैं। कम से कम आज जरा डिस्कशन करते हैं प्लीज। पाकिस्तान को स्टूडियो में बैठ करके पूरी बात नहीं आने देते हैं और मखौल उड़ाते हैं देश का। से बातचीत करूंगा, मुझे नहीं चाहिए 5 साल तक डोजियर खेल रहे थे। हमने पुलवामा के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया है, हमने बालाकोट किया, और इस बार जो हम करेंगे ना अखिलेश प्रताप सिंह, आप जैसे आइडियोलॉजिकल लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं ना, वो भी सीखेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग है, एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, वहां बोलिए क्यों पाकिस्तान की बैटिंग करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिससे आज पाकिस्तान कांप रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान सड़क से आएगा, कौन सी पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान जो हवा से आएगा। किस पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं? प्रदीप भंडारी जरा थोड़ा सा ठीक से बता दीजिएगा तो सवाल पूछना आसान पड़ेगा। पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए थे, बलूचिस्तान तक की बात कर दी थी। मेरी बात सुनिए, हमें मत सिखाइए देशहित क्या होता है। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, ये अखिलेश प्रताप सिंह जवाब दीजिए जल्दी से, मुझे आगे बढ़ना है। अखिलेश प्रताप सिंह जल्दी से जवाब दीजिए। बहस कराना सीखिए, इतना गंभीर विषय पे समझ से बात बहस कराइए। समझ से बात जिस दिन ये घटना हुई, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने मांग की, देश के साथ खड़े होकर के, सरकार के साथ खड़े होने की बात की और कहा हर पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला अपना इसे बीच में बंद करिए, इसे बीच में बंद करिए। इतने गंभीर विषय सुन लीजिए ना, नहीं तो यही चलता रहेगा। प्लीज कहिए, ये 2 विंडो काट के लड़ाने का काम बंद करिए। अखिलेश प्रताप सिंह आप बात करिए, चलिए आपकी बात खत्म करिए, मुझे आगे बढ़ना है। इसे बंद करिए पहले। ऐसे नीच लोग पीसीआर में बिठा रखे हैं आप। यहाँ बहस गंभीरता की हो रही है। नहीं, गलत बात मत करिए अखिलेश जी, प्लीज गलत बात मत करिएगा। ये भाषा का इस्तेमाल सही नहीं है कि कोई किसी की आवाज बंद नहीं कर रहा है। आप आपकी बात रखिएगा, उसके बाद बाकी लोगों के पास भी जाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। प्लीज अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिए, बात होने दीजिए मेरी। सुनिए, देखिए साहिल जी, इस घटना पे पूरा देश एक साथ है, पूरा देश सरकार के साथ है, हर पार्टी सरकार के साथ है। सरकार को जो भी कदम उठाना है, सरकार के साथ हर पार्टी है। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही किसकी बनेगी? बनती है कि नहीं बनती है? सिर्फ गुडी होगी उनकी, और अगर कुछ होता है तो वो किसकी होगी? इससे तो नहीं बच सकते ना, इससे तो नहीं बच सकते कि भाई जिम्मेदारी इनकी है। कब ये बोले, नोटबंदी पे बोले, 370 पे बोले, स्टेट को बदल के कैपिटल किए, सेंट्रल कैपिटल, अरे अखिलेश जी, ये समय है पाकिस्तान के खिलाफ बोले। ये सिर्फ बयानबाजी ना किया करे, बीच में ना बोला भंडारी। तुमसे मैंने कहा तुम्हारे बीच में, चलिए बीच पे नहीं, पहले तुम खामोश रहो, बीच पे नहीं, पहले तुम खामोश रहो, मैंने तुम्हारे बीच में नहीं बोला। राजनीति बाद में तुम्हें मत करिएगा प्लीज। ये यार
मैं इस तरह से बात जो नहीं लोग करता मरे हैं वो कि सुन रहे हैं बात आपको, करके रिपोर्टिंग करने वाले इस उनके पत्रकार नजदीकी को सुन रहे हैं, बाहर पूरा करो। देश आप लोगों को ये सुन रहा है। जरा उछल कूद प्लीज का तू पत्रकार मैं मत नहीं करिएगा हो, इस ये जो डिबेट तुम में। कहते थे। हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा पर सीमित रहेंगे हम लोग, प्लीज थोड़ी भाषा का भी मर्यादा रखेंगे हम लोग। अखिलेश जी आपकी बात जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म करेंगे तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। जल्दी खत्म करिए, चलिए देखिए बोलिए। ये गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। पूरा देश रोष में, गुस्से में है। वहां पे हमें उस व्यक्ति को भी याद करना चाहिए जो अपने टूरिस्ट को बचाने के लिए जान हथेली पर लेकर के लड़ा और शहीद हुआ। उस व्यक्ति को भी आज सराहना करनी चाहिए। उन लोगों, पूरे हिंदुस्तान की आज तारीफ होनी चाहिए कि जिस तरह से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया हमारे हिंदुओं को पहचान के मार करके, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों में धैर्य की, इसकी इस उम्मीद से कि ये देश सबक सिखाएगा। और हम सब उम्मीद करते हैं आजाद पार्टी मीट में भी यही बात आएगी कि आप पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। लेकिन किस तरीके से सबक सिखाया जाएगा? आज बिहार में प्रधानमंत्री थे और बिहार में झंझारपुर में आज प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ उसमें उन्होंने इसकी रूपरेखा रखने की कोशिश की है। क्या संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, जरा एक बार वो सुना देते हैं। उसके बाद हमारे साथ दो एनालिस्ट हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या निकलता है। जरा एक बार प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो सुनवा देते हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो प्रधानमंत्री यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास कश्मीर से आ रही है। बीएसएफ का एक जवान गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी रेंजर्स के हत्थे चढ़ गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है और इस वक्त बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग चल रही है। गलती से बॉर्डर पार कर गए थे, जवान को पकड़ लिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमारे पास खबर आ रही है पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच में ये फिरोजपुर बॉर्डर के पास में, दरअसल माफ करिए, फिरोजपुर बॉर्डर के पास में से ये खबर आ रही है। पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ये घटना हुई है। पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच में इस वक्त ये मीटिंग भी यहां पर चल रही है। अभी तक इसका नतीजा क्या हुआ ये समझ में नहीं आया है, लेकिन फिरोजपुर बॉर्डर के पास दरअसल ये घटना हुई है। पंजाब में कल पकड़ा गया था बीएसएफ का जवान, पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में इस वक्त है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी हमारे पास में है? इस वक्त जो फ्लैग मीटिंग चल रही है, क्या उसका नतीजा कब तक आने की उम्मीद की जा सकती है? क्या उस जवान को हम वापस ले आ पाएंगे? क्या जानकारी? देखिए साहिल, बीएसएफ के जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो बीएसएफ का जवान है उसको वापस लाया जाए, क्योंकि जब वो किसान गार्ड के तौर पर वहां पर मौजूद था, फसल कटवाने के लिए वहां गया था, लेकिन गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर गया और पाकिस्तान रेंजर्स ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको अभी भी अपने कब्जे में रखे हुए हैं। हालांकि फ्लैग मीटिंग 2-3 बार हो चुकी है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से इसको, जो जवान है बीएसएफ का, उसको छोड़ा
छोड़ा नहीं गया है। बीएसएफ पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। बड़े जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, भारत ने कई रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त लगाए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने एक चालाकी के तहत, हालांकि जो बीएसएफ के सूत्रों से जानकारी मिली है कि जवान इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास मौजूद था, वहां से उसको जो बीएसएफ का जवान है उसको पाक रेंजर्स की तरफ से पकड़ लिया गया और अपने कब्जे में इस वक्त उन लोगों ने रखा हुआ है। बीएसएफ ने हॉटलाइन पर भी बातचीत किया है पाक रेंजर्स के से, लेकिन अभी तक जो जवान है उसको नहीं छोड़ा गया, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लगभग 24 घंटे का समय इस वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें कोई उम्मीद है कि जिस तरीके से 2019 में एयर स्ट्राइक्स के बाद में अभिनंदन जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे उनको लौटा दिया गया था, उम्मीद की जा रही है कि इस जवान को भी लौटा दिया जाए। अशोक सज्जनहार, 3 बातें, 3 शब्द मुझे खास करके इसमें खास नजर आए। पहला जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि जो जवाब होगा वो अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय इस तरीके का जवाब होगा पाकिस्तान को। दूसरा जो सेंटेंस उनका इस्तेमाल किया गया था कि आतंकी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। और तीसरी बात अंग्रेजी में उन्होंने संबोधित किया बिहार में। क्या मतलब इसका निकाला जाए? नंबर 1 जो उन्होंने कहा कि अकल्पनीय, क्या अकल्पनीय हो सकता है? 2 बार हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, अब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर चुके हैं। अकल्पनीय क्या हो सकता है आपके नजर में? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जो अकल्पनीय क्या हो सकता है, तो देखिए, ये तो मैं इसको सेकंड गेस करने का प्रयास नहीं करूंगा जो किस प्रकार का अटैक हो सकता है। देखिए, एक तो बात है जो एक्शन कल लिए गए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी का, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का, चेक पोस्ट को बंद करने का, उनके जो एयर आर्मी और नेवी अटैचेज हैं उनको यहां से हटाने का, वगैरह वगैरह, वो तो अपनी जगह पर है। पर उसके आगे जो एक काइनेटिक एक्शन होगा, जो एक मिलिट्री एक्शन होगा, वो बहुत ही जबरदस्त एक्शन होने वाला है। कुछ लोग कहते थे जो ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, भाई जितना उन्होंने मारा है हमको भी प्रोपोर्शनेट। मेरे विचार से जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है, ये वाला हमारा एक्शन प्रोपोर्शनेट नहीं होने वाला, ये उससे कहीं ज्यादा होने वाला है, जिससे कि एक संदेश जाए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हुक्मरान को, पाकिस्तान की लीडरशिप को, पाकिस्तान की जनता को, जो ऐसे अब आगे नहीं चलेगा। देखिए, उरी के बाद हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा के बाद हमने बालाकोट में किया था, उससे उनको थोड़ा सबक मिला पर पूरा सबक नहीं मिला। वो उनके लिए एक मैसेजिंग थी, एक संदेश गया था, परंतु इससे उनको उनके दिल में, दिमाग में डर नहीं बैठा था, जो अगर हम कुछ दोबारा से करेंगे तो हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या इसका हश्र हो सकता है हमारे लिए। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो अनप्रेसिडेंटेड, अनइमेजिनेबल, अनएंटिसिपेटेड जो वहां पर होने वाला है, तो वो मैंने जैसे कहा, मैं सेकंड गेस नहीं करूंगा। ये हमारे जो डिफेंस सर्विसेज के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस वाले हैं, ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जो कहां कहां क्या एसेट्स हैं, किस पर हम अटैक कर सकते हैं, किस समय कर सकते हैं, ये उनका महकमा है, उनको उसमें करने दीजिएगा। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात देखिए, मैं कहूंगा इसमें बहुत जल्दी, क्योंकि आपको और इस डिबेट को आगे बढ़ाना है। जो हम ये बात कर रहे थे, प्रदीप जी ने कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी ने भी कहा, जो पूरा देश सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया भारत के साथ है इस समय, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो ये चंद वाक्य अंग्रेजी में कहे, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल लीडरशिप को एड्रेस करने के लिए, जो आप हमारे साथ है, आपने हमारा साथ दिया है, और इसको अब भारत इसको और आगे ले जाएगा। और वही बात जो हमारे विदेश सचिव, ये जो 20 डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एम्बेसडर हैं, जिसमें अमेरिका है, ईयू है, रूस है, चीन है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, सबको बता रहे हैं, जो ये हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज अगर भारत जब भारत एक काइनेटिक एक्शन लॉन्च करेगा, तो इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, एंड वी एक्सपेक्ट देयर
फुल सपोर्ट टू अस, क्योंकि ये सभी देश आतंकवाद से पीड़ित हैं और उनको हमारे साथ खड़े रहना चाहिए। कुछ बड़ा होने जा रहा है, अशोक सज्जनहार जिस तरीके से कह रहे हैं कुछ बड़ा होने जा रहा है, एयर स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा हो सकता है, क्या इस तरीके की गुंजाइश यहां पर नजर आ रही है मेजर जनरल संजय मेस्टन? क्योंकि आतंकी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, ये उनका स्पेसिफिक वर्डिंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक खबर भी हमारे पास, बड़ी खबर आ रही है, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भपकी दी है एक तरीके से। भारत ने जिस तरीके के कदम उठाए उसके बाद उनका कहना है कि भारत हमला करेगा तो हम भी जवाब देंगे, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। आज उनकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है कि भारत सिंधु नदी का पानी नहीं रोक सकता, पाकिस्तान कह रही है। 1948 में इससे पहले यह पानी रोका गया था, उसके बाद यह ट्रीटी बनाई गई थी, 9 साल की चर्चा के बाद ट्रीटी बनाई गई थी। और अब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत हमला करेगा तो हम भी जवाब देंगे, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान यहां पर दिया गया है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जिस स्टेटमेंट का मैंने जिक्र किया प्रधानमंत्री के, अब यह आतंकी जमीन क्या मानकर चले हम? क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मानकर चले जहां पर इनके टेरर कैंप्स लगते हैं? क्योंकि कल सूत्रों के हवाले से हमने एक खबर चलाई थी कि 42 जगह पर इस तरीके के कैंप्स हो सकते हैं, या पूरा पाकिस्तान ही एक तरीके से हम इस आतंकी जमीन को मानकर चले जिसको मिट्टी में मिलाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं? मेजर जनरल संजय मेस्टन। साहिल, जय हिंद। पहली बात एक छोटा सा पॉइंट में उठा दूं, ये फिरोजपुर में एक जो जवान बीएसएफ का पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, मैंने खुद यहाँ अपनी डिवीजन कमांड की है और मेरे को हैरानी है क्योंकि वहां पर जो ड्रिल्स हैं और जो हमारी फेंसिंग लगी है, ये पता नहीं जवान कैसे पार हो गया। तो मेरे ख्याल तो ये तो एक लापरवाही है, क्योंकि आज की तारीख में ये ऐसी हरकत, ये भारत के लिए एक एम्बैरेसमेंट हो जाता है और बार्गेनिंग चिप हो जाती है। ये बहुत एक मतलब सख्त एक्शन होना चाहिए वहाँ जो भी कमांडेंट है उसके खिलाफ। ये कैजुअलनेस इस टाइम पे इस माहौल में एक्सेप्टेबल नहीं है। जहां तक आपका प्रश्न का सवाल है, देखिए पूरा पाकिस्तान टेररिस्ट का जमीन है, लेकिन स्पेसिफिकली भारत के खिलाफ जो जम्मू और कश्मीर में ये जो लॉन्च पैड्स हैं वो सारे पीओके में है। वैसे तो मैं बोलूंगा पूरी जमीन है। भारत क्या कर सकता है? भारत के पास बहुत ऑप्शंस हैं, काइनेटिक ऑप्शंस हैं, और मेरे को लगता है इस टाइम ये मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फ्रंट ये सब कुछ होगा। कैसे? आज की तारीख में सबसे अच्छी स्थिति ये है कि पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट एक्टिवेटेड है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और वहां पर टीटीपी ने और साथ में ये अपना अफगान तालिबान ने। तो कहने का मतलब है वेस्टर्न फ्रंट ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान की फोर्सेस को उधर भी एंगेज करना पड़ेगा। यहाँ भारत के साथ भी वो एंगेज कर रहेगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन है कि इस हालात में अगर हम पीओके की तरफ कुछ भी हरकत करते हैं, और खासकर हमारी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो चाइना ने सिपेक कॉरिडोर बना के रखा हुआ है उसको काटना बहुत ही जरूरी है। और आज चाइना इस लड़ाई में हस्तक्षेप करने में 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसकी खुद ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड और टैरिफ वॉर चल रही है। तो ये आपने कल चर्चा के दौरान यह भी कहा था कि जो सीज फायर फिलहाल चल रहा है 2021 से भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या उसको भी तोड़ने की नौबत आ जाएगी आज की स्थिति में? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान एक एक्ट ऑफ वॉर कर रहा है और हर बार एक्ट ऑफ वॉर कर रहा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियर है। एक्ट ऑफ वॉर अब एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, प्यूनिटिव एक्शंस, लाइन ऑफ कंट्रोल में आर्टिलरी फायर, हम छोटे छोटे पोस्ट इनके कैप्चर कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। और पीओके में सबसे बड़ा हमारा साथ कौन देगा ये लड़ाई में जब ये होगी? आगे बढ़ने के पहले अशोक सज्जनहार जी से मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि कल जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि डिफेंस अटैची जो है उनको हटा दिया गया है, पाकिस्तान के उनको वापस जाने के लिए कहा गया है, लेकिन वीकली जो डीजीएमओ की मीटिंग्स होती है उसका जिक्र उसमें नहीं था। तो क्या हम ये मानकर चले कि वो मीटिंग चलती रहेगी, कहीं ना कहीं वो बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती रहेगी कुछ बड़ा होने के पहले, क्योंकि उसका अंदेशा आज की स्थिति में किया जा रहा है? अशोक सज्जनहार जी, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है, समय खत्म। देखिए, मेरे पास इसके बारे में कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो ये चलती रहेगी, परंतु मैं ये इमेजिन करूंगा। देखिए, भारत धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। जैसे कल की हमने 5 वो एक्शंस बताए जो हम क्या करने वाले हैं,
आज हमने और भी अनाउंस किया है जो मेडिकल वीजास भी हैं, वो भी जो पाकिस्तानी यहां पर आए हुए हैं उस पर वो नहीं रह पाएंगे। तो मैं समझता हूं जो धीरे धीरे करके हर दिन हम कुछ ना कुछ और इसमें ऐड करते जाएंगे। तो अभी तक तो डीजीएमओ के ऊपर कुछ नहीं टिप्पणी की गई है, कुछ नहीं बताया गया है, तो मेरे विचार से वो चलता रहेगा। और मैं समझता हूं जो उसको चलने से कोई वो दिक्कत नहीं है उसमें होने दीजिएगा। और अगर भारत समझता है आगे चलते हुए जो ये हमारे लिए कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा है तो हम उसको रद्द भी कर सकते हैं, परंतु नॉर्मल उसका जो काम होता है आखिर में 1 मिनट मेरे पास बाकी है, 30 सेकंड में दोनों प्रवक्ताओं से जवाब। अखिलेश प्रताप सिंह जी, या इस जो भी कोई अकल्पनीय अनइमेजिनेबल करने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, विपक्ष होने के नाते उसको सपोर्ट रहेगा पूरी तरीके से? देखिए, देश हम सबका है, हम लोग आपस में विचारधाराओं के प्रतिद्वंदी है, देश सबका है, हम उम्मीद भी करते हैं, लेकिन बातें आत्ममुग्ध होने वाली नहीं होनी चाहिए। जो पिछले सालों में कई बार कहा, मैंने आपको छोटा सा एक वीडियो भी सुनाया, इसी सबसे पीड़ा होती है कि कथनी करनी में मेल जरूर होना चाहिए। और आज उंगली इसीलिए उठती है कि कथनी करनी में हमारे प्रधानमंत्री जी मेल नहीं रखते हैं। आज आखिरी 30 सेकंड मेरे पास में है। कश्मीर का क्यों मांगा हो रहा है? कश्मीर का एयरफेयर मैं आपके जरिए देशवासियों को जल्दी से प्रदीप भंडारी जी, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। 26/11 के बाद जैसे डॉजियर खेला जा रहा था वैसा नहीं होगा। पुलवामा के बाद जवाब दिया गया था, बालाकोट हुआ था, उरी किया है, और इस बार जो होगा वो पाकिस्तान की आने वाले 7 पुष्टियां याद रखेगी। देश को इसी बात का इंतजार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा समय खत्म हो चुका है। उरी अटैक के बाद में जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक था, पुलवामा अटैक के बाद में एयर स्ट्राइक था, आज की स्थिति में क्या अकल्पनीय होगा उसका इंतजार देश को रहेगा। फिलहाल मेरे साथ दंगल में बस इतना ही।